This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा हिन्दुवासरः ज्येष्ठ शुद्ध चतुर्थी पुष्यनक्षत्र दिनांक 14 जून 2021 चरक निदान अध्याय 3 निदान स्त्री गुण शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्परेच्छत् सप्तमः प्रथमं तत्कर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। शोणितगुल्मस्तु स्त्रिया खलु स्त्रिया एव भवति न पुरुषस्य। तो रक्तगुल्म जो है वो केवल स्त्रियों में होता है, पुरुषों में नहीं। गर्भकोष्ठार्थगमन वैशेष्य। तो गर्भकोष्ठ और आर्तवगमन ये जो विशेषताएं स्त्री शरीर में है उसके हिसाब से ये केवल स्त्रियों में ही होता है। पारतंत्र्यात् अवैशारद्यात् तथोपचारानुरोधात् वा वेगान् उदीर्णान् उपरुन्धन्त्या आमगर्भे वा। हाँ नहीं थायरॉइड वेगळा आहे। आर्तवगमन वैशिष्ट्य असा आहे गर्भकोष्ठ और आर्तवगमन वैशिष्ट्य। सो पारतंत्र्य होने के कारण अवैशारद्य कुशलता न होने के जरिए सततम उपचारानुरोधाद्वा और सतत उपचार के अनुरोध से वेगान उदीर्णान उपरुन्धन्त्या जो उदीर्ण इस प्रकार के उदीरित इस प्रकार के रोग है वेग है उनको वो धारण करने वाली इस प्रकार से आमगर्भे वापि अचरपतिते। आमगर्भ बहुत दिनों नहीं जिसको हुए हैं अचरपतिते जल्दी ही और नजदीकी काल में ही हुआ है इस प्रकार का। अथवा अपि अचिर प्रजातायः और अचिर प्रजात हाल ही में जिसकी प्रसूति हुई है ऋतौ वा या ऋतुकाल में वात प्रकोपणानि आसेवमनायाः। इसमें अगर वात प्रकोप कारण का सेवन वो करती है क्षिप्रम वातः प्रकोपम आपत्तिते। तो क्षिप्र त्वरया वात का प्रकोप हो जाता है। तो इसमें काफी मुद्दे बताए हैं। पारतंत्र्य ये एक
मुद्दा कहा गया है, जिसके बारे में काफी बहस आधुनिक समाज में चलती रहती है। न स्त्री स्वातंत्र्य अर्हति, ये एक मुद्दा उठाया जाता है बार बार इस प्रकार से, और वो परतंत्र ही है, वो पुरुष के अधीन इस प्रकार की ही है, और इसलिए वेग धारण करने में सहयोग उसका हो जाता है कि प्राप्त वेग है तो भी उसका इस प्रकार से वेग को सम्मान देना ये नहीं होता है। अवैशारद्य का मतलब क्या है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर चक्रपाणि दत्त ने कुछ किया हो तो देखेंगे। सततम उपचारानुरोधात्वा, ये भी थोड़ा अजीब है कि सतत उपचार के अनुरोध से सतत उपचार उसके लिए होते रहते हैं इस प्रकार से। वेगान उदीर्णान उपरुंदन्त्या, उदीर्ण वेग जो है उनको जो रोक रही है। और आमगर्भेवा अपि अचिर पतिते, हाल ही में अगर आमगर्भ का स्रावपात इस प्रकार का हुआ है, अथवा अपि अचिर प्रजाताया, यह सूतिका अवस्था जिसकी नजदीक हुई है इस प्रकार से। क्षिप्रम वात प्रकोपणानि ऋतु व वात प्रकोपणानि आसेवना, और ऋतु काल में वात प्रकोप करने वाले कारणों को सेवन करने वाली स्त्री के शरीर में क्षिप्रम वाता प्रकोपम आपत्ति, तुरंत वात का प्रकोप इस प्रकार का हो जाता है। स प्रकृतो योनिमुखम अनुप्रविश्य आर्तव उपरुणति, मासी मासी तद आर्तव उपरुध्यमानं कुक्षिम अभिवर्तयति। तो वो योनिमुख में प्रवेश करके आर्तव का रोध कर देता है, जैसे कि रोध गर्भावस्था में होता है। और महीनों महीनों में इस प्रकार का आर्तव अगर रुक जाता है वहां पे, तो वो कुक्षी का वर्धन करता है। तस्या शूल कासा अतिसार छर्दि अरोचक अविपाक अंगमर्द निद्रा आलस्य स्थैमित्य कफ प्रसेकाः समुपजायन्ते। गर्भार्थः कोष्ठः गर्भकोष्ठः तस्मिन् गर्भकोष्ठे आर्तवस्य आगमनरूपो विशेषो रक्तगुल्मकारणं स स्त्रिया एव भवति। तेन एवं रूपम् आर्तव प्रतिबन्धजन्यः शोणितगल्मः पुरुषस्य न भवति। सामान्यशोणिततुष्टिजन्यस्तु पुरुषस्यापि भवति, तथा एव क्षितकफे वाते तप्ताय पित्तं शोणितमेव वा यदि कुप्यते वा तस्य क्रियामाणे चिकित्स्यते इत्यादि। तथा गुल्मोपकुशविसर्प इत्यादयो रक्तजागताः इति उक्तम्। पारतन्त्र्यादिति हेतुत्रयं वेगविधारणं, पारतन्त्र्याच्चैव पारतन्त्र्यादेव स्त्रियो वेगं विधारयन्ति। अवैशारद्यम् अज्ञानं तेन वेगविधारणेन महान् व्याधिर्भवति इति अज्ञानात् वेगं विधारयन्ति। उपचारानुरोधादिति भर्त्रादि उपचारपरत्वात्, तो भर्ता के ऊपर ये उपचार वगैरह अवलंबित है, इसलिए उपचार आप अनुरोध उपचारानुरोधा इस प्रकार का कहा है। अभी इस प्रकार से ये श्राव को रोकना, ये एक अहम मुद्दा इसमें है। अभी हार्मोनल पिल्स काफी लिए जाते हैं ताकि कोई घर में धार्मिक कार्य हो तो उसमें रुकावट ना आए इस प्रकार से, और ये बार बार लेने की भी आदत हो जाती है, तो ये अच्छा नहीं है हमारे हिसाब में इस प्रकार से लेना। लेकिन रूढ़ी बलवान इस प्रकार की होती है, और सभी औरतें इसको टालने की ही कोशिश करते हैं। धार्मिक अगर कार्य करने कुछ है तो किसी न किसी तरीके से रजस्राव को आगे बढ़ाना या जल्दी लाना, इस प्रकार की प्रक्रिया की जाती है। और इन सभी बारे में कैसे सोचना है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो पहले वाले जो लक्षण है वो सभी दोषों से संबद्ध इस प्रकार के लक्षण है, खास करके कफ प्रसेक ये बताया गया है। स्तनयोष्ट स्तन्यम,
स्तन में स्तन्य प्रादुर्भाव भी होता है। तो ये थोड़ा सा गर्भावस्था है ऐसा देखने के लिए मिलता है। ओष्ठयोः स्तनमंडलयोश्च कार्ष्ण्य, ओष्ठ और स्तनमंडल में कार्ष्ण्य, ये भी बात गर्भिणी अवस्था से रिलेटेड इस प्रकार की हो जाती है। अत्यर्थम ग्लानिश्चक्षुषोः, नयनों की बहुत खूब ग्लानि इस प्रकार के होते हैं। मूर्छा उल्लासः दोहदः श्वेतुश्च पादयोः, मूर्छा उल्लास और दोहरुत होने लगते हैं इस प्रकार से। और पाँव में सूजन, ये सभी लक्षण गर्भिणी अवस्था के सूचक इस प्रकार का। ईशच्च आगमो उद्गमो रोमराज्याः योन्याश्च आटालत्वम् अपि च योन्यादौर्गन्ध्यम् आस्रावश्च उपजायते। तो योनि का आटालत्व मैंने देखा था, दोहत शब्दनीय नार्याः उत्सावच भाव तृष्णा योग दौर्गाद्विधानोन्मेयः दौर्हृदि निवास्यां नारी शोणित गुल्मिनी इति। आटालत्वं विस्तृतत्वम् योनि विस्तारेण च रोमराज्यापि विस्तीर्णं वितन्यमान चर्मरोमणा चैव एवोन्नम्। तो विस्तृतत्व योनि विस्तृत इस प्रकार की हो जाती है। अपि च योन्या दौर्गंध्यम आस्राव शोक जायते, योनि में दौर्गंध्य और आस्वाद आस्राव ये उत्पन्न होते हैं। अपि च योन्या, हाँ, केवलश्च अस्या गुल्मः पिंडित एव स्पंदते ताम अगर्भाम गर्भिणी विद्याहुः मूढ़ा। और गुल्म जो है वो पिंडित इस प्रकार का उसका स्पंदन होता है, और वो गर्भ नहीं होने के बावजूद भी उसको गर्भिणी मूढ़ वैद्य कहते हैं। तो ये स्पष्ट रूप से इनको मालूम है कि ये गर्भिणी अवस्था नहीं है, ये गुल्म है। फिर भी लक्षण गर्भिणी अवस्था जैसे दिख रहे हैं तो कुछ वैद्य इसमें सम्मूढ़ हो जाते हैं। साधा काही स्त्रियांमध्ये, सध्या काही स्त्रियांमध्ये 6 महिनेपर्यंत रजप्रवर्तन होत नाही। रज संग होऊन आत साठत जाते। रक्तगुल्म म्हणजे म्हणता येईल का, पण गर्भिणी लक्षणे दिसत नाही। इसमें अवरोधात्मक संप्राप्ति रहती है और गुल्म लक्षण या गर्भिणी लक्षण दोनों नहीं दिखते हैं, ऐसा है। और जब पीरियड्स आते हैं 4-6 महीने के बाद तो हेवी ब्लीडिंग होता है। अभी पीसीओडी में भी 4-6 महीने के बाद उसके भी बाद पीरियड्स आते हैं, लेकिन ब्लीडिंग जो है वो एक पीरियड में जितना होता है उतना ही होता है। इस प्रकार का संचित रक्त बाहर निकल रहा है ऐसा उसमें तो नहीं दिखता। तो अगर रजत प्रवर्तन बहुत देरी से हो रहा है तो उसमें रजत प्रवर्तन के समय ब्लीडिंग कितना होता है ये पूछ लेना ज्यादा जरूरी इस प्रकार का है। और वो बहुत ही हेवी ब्लीडिंग हो रहा है तो समझ लेना है कि अंदर संचय हो रहा है और बाद में सब बाहर निकल रहा है। तो अवरोधात्मक संप्राप्ति है, और उस अवरोध का अगर हम दूर करेंगे तो जल्दी जल्दी पीरियड्स आने लगेंगे या समय पे आने लगेंगे। लेकिन अगर 4-6 महीने के बाद भी रजत प्रवर्तन होता है और कम मात्रा में होता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितना होगा उतना ही अगर होता है, तो फिर समझ लेना है कि आर्तव की निर्मिति ही कम हो गई है और फिर उसको उस तरीके से चिकित्सा देना जरूरी है। अभी रक्त गुल्म के मरीज मैंने तो कुछ भी नहीं देखे हैं और लोगों का कहना अभी ये मिलना मुश्किल इस प्रकार का है, क्योंकि दूसरे महीने में ही सोनोग्राफी हो जाती है, दूसरे महीने के एंड में इस प्रकार से। और कार्डियक पल्सेशन सही या नहीं है ये एक अहम मुद्दा उसमें रहता है। अगर कार्डियक पल्सेशंस नहीं है तो तुरंत एमटीपी का
एनटीपी की सलाह दी जाती है और ये आगे बढ़ने का कोई चांस ही नहीं रहता। तो अभी इस प्रकार के मरीज पाना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। जब पुराने जमाने में डीएनसी वगैरह इस प्रकार का कुछ नहीं था या एमटीपी इस प्रकार का कुछ नहीं था, तो ये बात पॉसिबल थी कि वो 9-10 महीने तक बढ़ता रहे इस प्रकार से। लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि खास करके जो इंटीग्रेटेड प्रैक्टिशनर्स है कि देखो इनको मालूम नहीं था, सोनोग्राफी उस समय में नहीं थी, तो इसलिए मासे 10 व्यक्ति के दशमी चिकित्सा 10वां मास होने के बाद उसकी चिकित्सा करनी है, तब तक चिकित्सा नहीं करनी है। लेकिन ये रक्तगुल्मे पुराणत्वम सुखसाध्य लक्षणम, रक्तगुल्मे पुराणत्व ये सुखसाध्य का लक्षण बताया गया है। और उस समय चिकित्सा करने से तकलीफ कम होती है, ऐसा इनका कहना है, या आसानी से चिकित्सा हो सकती है। लेकिन तब तक ये करना नहीं है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। हमें गुल्मा है ये मालूम होने पर भी ये करना नहीं है, ऐसे ग्रंथों के अनुसार कह सकते हैं। तो अब ये मुश्किल हो गया है क्योंकि दूसरे महीने में ही अगर कार्डियक पल्सेशंस नहीं है तो गर्भ को टिकने ही नहीं देते, गर्भ जो भी कुछ है इस प्रकार से। और फिर ये शायद रक्तगुल्म था, ऐसा हम कह सकेंगे इस प्रकार से। तो ताम अगर्भाम गर्भिणी इत्याहु मूढ़ाः, तो उसको अगर्भ होने के बावजूद भी गर्भिणी इस प्रकार से मूर्ख व्यक्ति समझते हैं, मानते हैं, बोलते हैं। और फिर जब रक्तस्राव हो जाता है आगे और वो सब निकल जाता है, तो भूतेन अपहृत, वहां भूत ने गर्भ का हरण किया, ऐसा बताते हैं। और वाग्भट में इसका उपहास किया गया है, यह चरक में भी है कि अगर इस प्रकार से भूत गर्भ को लेके जाएंगे तो वो माता को ही क्यों नहीं लेके जाएंगे इस प्रकार से। तो इसके बारे में काफी बहस की गई है। आईवीएफ में जब 2, 3, 4 फीटस होते हैं, तब जिनमें कार्डियक एक्टिविटीज नहीं है उन्हें मार डालते हैं। उस तरह के गर्भ इसी कैटेगरी में आएंगे क्या, शायद होगा। अभी ये तो मैंने नहीं सुना था कि 3-4 गर्भ होते हैं और उसमें कुछ गर्भों में इस प्रकार की कार्डियक एक्टिविटी नहीं है तो उनको मार देते हैं इस प्रकार से। तो अगर ये सही बात है तो ये एक और कारण बन जाएगा क्योंकि क्यों हमें आईवीएफ टालना है। वैसे मैकेनिकल प्रोसेसेस आईयूआई और आईवीएफ दोनों मैकेनिकल ही प्रोसेसेस है, लेकिन आईयूआई में कम से कम यूटेरस में डायरेक्ट इम्प्लांटेशन इस प्रकार का है, और आईवीएफ में टेस्ट ट्यूब में ये सब करते हैं और फिर इम्प्लांट करते हैं। गर्भधारणा जो होती है वो टेस्ट ट्यूब बेबी इस प्रकार की होती है। मोलर प्रेगनेंसी में रक्तगर्भाची लक्षण दिखता है, लेकिन ये प्रेगनेंसी कब तक दिखाई देती है, ऐसे 7वें 8वें 9वें महीने तक होता है क्या? अभी ये पॉसिबिलिटी है कि देहातों में या आदिवासी वगैरह लोगों जहाँ सोनोग्राफी अगर बिल्कुल नहीं की जाती। My 2 patients have this situation. Okay. तो शायद उनमें ये होने की संभावना है शहरों में, या जहां जहां तक पीएचसी सेंटर्स है, वहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर, वहां पे ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। लेकिन रिमोट प्लेसेस अगर इस प्रकार के रहेंगे तो शायद इन मरीजों को हम देख पाएंगे, नहीं तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो गया। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि ये गर्भ जैसे लक्षण दिखाता है, वास्तविक गर्भ नहीं होता। और जोपर्यंत आपण काढत नाही तोपर्यंत कंटिन्यू होते। लेकिन इसमें मोलर प्रेग्नन्सी में मध्ये काय होत असेल असतं, मैंने देखी भी नहीं है
और उसके बारे में सुना भी नहीं है, मदर प्रेगनेंसी के बारे में। डी&सी की ट्रीटमेंट है। तो अभी एलोपैथी में मैकेनिकल पर ज्यादा जोर है, और आईवीआई और आईवीएफ, इसमें अगर ये थोड़ा सा अंतर होता है कि आईवीएफ में अगर एक दो गर्भ इस प्रकार के हैं, द्राक्षा गर्भ, कि जिसमें पल्सेशंस नहीं है कार्डियक, तो उनको मारा जाता है। ये मालूम नहीं उसको बाहर निकालने की कोशिश होती है या अंदर ही रहते हैं और सिकुड़ जाते हैं। इसके बारे में अगर जानकारी हो तो बता देना। और वैसे देखा जाए तो यमगर्भ काफी देखे जाते हैं डी&डी इसमें, आईवीएफ में। कभी कभी तीन तीन गर्भ भी होते हैं, लेकिन फिर बचने के चांसेस कम रहते हैं इन अवस्थाओं में, और उससे ज्यादा है तो बचने के चांसेस बहुत ही कम इस प्रकार के होता है। तो ये एबनॉर्मल है वस्तुतः देखा जाए तो बेटर ऑप्शन आईवीएफ तो कम से कम टाले। आईयूआई अगर करना है तो एक बार ठीक है, लेकिन आईवीएफ तो कम से कम टाले, ये बेटर ऑप्शन रहेगा। और ये जो कपल्स होते हैं इनमें ये आप मानसिक तनाव सदैव बना रहता है कि इस आईवीएफ में क्या होगा, ये फेल गया, इतने पैसे बर्बाद हुए, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। अंदर ही अंदर सोनोग्राफी दे डिस्ट्रॉय so that fetus with cardiac activities can survive well. तो उसी में डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और ये बाहर निकलते हैं क्या इसके बारे में? जब सिजेरियन सेक्शन होता है, प्रायः तो सिजेरियन सेक्शन होता है, तो तब ये बहुत छोटे फॉर्म में इस प्रकार के हैं, वो बाहर निकलते हैं या रक्त प्रवर्तन के समय बाहर निकलते हैं। तो ठीक है, मैंने पहली बार सुना ये इस प्रकार से कि कार्डियक पल्सेशंस नहीं है तो उन सो कॉल्ड गर्भ को बाहर निकाला जाता है, एब्सॉर्ब होते। ओके। No, they say material will get absorbed with medicine. Okay. हाँ, ठीक है। ये थोड़ा सा जो तंत्र ज्ञान है, आधुनिक तंत्र ज्ञान, उसके बारे में जानकारी होना थोड़ी जरूरी इस प्रकार का रहेगा, और खास करके व्यापक जहाँ होते हैं वहाँ क्या होता है ये हमें समझ में आना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो ये तो प्योरली मैकेनिकल वेस्ट इस प्रकार के है। अभी यही तरीका गर्भ के लिए नहीं अपनाया जाता एमटीपी करने के सिवाय। अभी ये 72 आवर पिल का काफी बोलबाला है, और घर में ही ले लेते हैं, और फिर इनकम्प्लीट एबॉर्शन होकर डॉक्टर के पास चले जाते हैं, ये भी काफी देखा गया है। तो उसमें इस प्रकार की एमटीपी नहीं हो सकते का। ओके, तो ठीक है। येषां खलु पंचानां गुल्मानां प्राग अभिनिर्वृत्तेः इत्मानि कुरु रूपाणि भवन्ति। तो ये जो 5 गुल्म के प्रकार बताए गए हैं, उनके अभिनिवृत्ति होने से पहले, उनका प्रादुर्भाव होने से पहले ये पूर्व रूप होते हैं। अनन्ना विलक्षणम अरोचका विपाको, ये काफी जगह अरोचका और अविपाक ये साथ में ही रहते हैं। ये एक अहम मुद्दा है, क्योंकि द्विवचन के रूप में सामने आते रहते हैं, और इसका मतलब ये दोनों साथ में होना इस प्रकार का है। अग्निवैषम्यम विदाहो भुक्तस्य पाककाले च अयुक्त्या च द्युद्गारम्। अयुक्त, तो पचन जब हो रहा है तो अयुक्ति से छर्दी और उद्गार
देखेंगे अगर कुछ किया है टीकाकार ने। वातमूत्र पुरीश वेगानांच अप्रादुर्भाव, और वातमूत्र पुरीश वेग निर्माण न होना। अभी ये तो काफी मरीजों में देखा जाता है, पुरुष का वेग ही नहीं आता, और एक एक दिन ऐसा ही निकल जाता है, एक दिन बाद 2 दिन बाद पुरुष का वेग आता है, ऐसे भी कुछ मरीज दिखते हैं। प्रादुर्भूतानांच अप्रवृत्ति ईषदागमन, और प्रादुर्भूत होने पर भी अप्रवृत्ति होना, वास्तव में नहीं होना, या ईषदागमन थोड़े ही स्वरूप में बाहर निकलना, इस प्रकार से। वातशूल आटोप अंतर्पूजन अपरिहर्षण अतिवृत्त पुरुषता। तो वातशूल आटोप अंतर्पूजन अपरिहर्षण अयुक्त्या इति छर्द्युद्गार कारणम अंतरेण व्याधि प्रभावादेव इत्यर्थः। तो कोई किसी भी कारण के बजाय छर्द्य और उद्गार ये होते हैं, पाककाल में होते हैं, ये है अतिवृत्त पुरुषता उदावरता। ये तो अतिवृत्त का मतलब वटक मल के बनना, गोल, ये भी बात हो सकती है, और उसको भी भली भांति समझना चाहिए। सर्वेषु अपखले एतेषु गुल्मेषु न कश्चित् वातात् संभवति गुल्मः। तो इन सभी गुल्मों में वात के बिना कोई भी गुल्म निर्माण नहीं होता। वैसे वातज गुल्म तो है ही वात, लेकिन वातल वगैरह सेवन करने से, या वातल इस प्रकार की शरीर में पित्त प्रकोप का कारण से पित्त प्रकोपित होता है, तो वो वात के साथ प्रकोपित होता है। कफ प्रकोप कारणों से कफ प्रकोपित होता है, तो वो वात के साथ होता है, तो वात है ही सभी, ये है। तेषां सान्निपातिकम असाध्यम ज्ञात्वा नैव उपक्रमेत। सान्निपातिक जो है वो असाध्य है, तो उसका उसका उपचार ही नहीं करना। ये एक अजीब बात इस प्रकार की है कि जब ये बताते हैं कि चिकित्सा देनी ही नहीं है इस प्रकार से, तो उन मरीजों के बारे में कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे, ये एक अहम मुद्दा है। वरो भूतदया धर्मः इत्यार्थेषु ऋषिवरः वर्तते सुसिद्धः सः सर्वमति वर्तते। तो भूतदया एक श्रेष्ठ धर्म है, ऐसा मानकर उनको रिलीफ मिलने के हेतु कुछ करेंगे, करना है क्या, ये देखना चाहिए इस प्रकार से। अब अगर ऐसी अवस्था है कि कुछ भी रिलीफ नहीं मिलने वाला, तो ही ये छोड़ ही देना है, लेकिन फिर भी ये मरीज क्या करे, ये बड़ी समस्या इस प्रकार। मेरे पास कैंसर के जो मरीज आते रहते हैं, वो प्रायः इसी अवस्था में आते रहते हैं कि अब करने लायक कुछ नहीं रहा, और मौत निश्चित इस प्रकार की है। तो उनको मैं ट्रीटमेंट दे दूं या नहीं दे दूं, ये बड़ा सवाल इस प्रकार का। मैं टाल नहीं रहा, अब तक मैं ट्रीटमेंट देता रहा हूँ, लेकिन फिर भी स्वार्थ विद्या यशो हानि अपपुरुषम असंहत असंग्रहम वगैरह जो बातें बताई गई है, तो ये दोष हमें लग ही जाता है। काक्षस संहितेमध्ये लेखन अर्हतेमध्ये ज्या बालकांना 2-3 दिवस मलप्रवृत्ती होत नाही, त्यांना द्यावे। देखना चाहिए, वैसे काश्यप मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन इस प्रकार के बालक मिलते हैं, 2-2, 3-3 दिन मतलब परिवर्तन नहीं होता है, ये एक बात। और जब होता है बहुत सकष्ट इस प्रकार का होता है, तो पूरा घरदार उसके जरिए संत्रस्त हो जाता है। तो मैं एरेंडिक का स्नेह देने के लिए कहता हूँ, 1 बूंद 2 बूंद उसके उम्र के हिसाब से या आधा चम्मच वगैरह इतना, और शहद के साथ ये एरेंडिक का स्नेह देते हैं,
तो बालक आसानी से लेते हैं और ये तकलीफ कम होती है। ऊपर से भी एरंडी का तेल लगा के सेकना, ये बताते हैं। और फिर दवाइयों में कुछ प्रयोग इस प्रकार के करेंगे तो ज्यादा अ, हो सकता है, लेकिन लेहन बताया है ये एक अलग चीज है। तो कल्याण का गुण या बहुशाल गुण, इसके बारे में सोच सकते हैं। बहुशाल का अधिकार हर्ष का है, और कल्याण का गुण वैसे कल्पस्थान में बताया गया है, सर्वोत्कृष्ट योगी का इस प्रकार से भी बताया गया है, और पूसोन भी है। तो ये थोड़ा अजीब माहौल है कल्याण का गुण का। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो संधिपात कहे तो असाध्य है ऐसा जानकर उपक्रम नहीं करना है, ये एक अहम मुद्दा यहाँ पे है। एकदशे तो यथासम आरंभम प्रणय, एकदश में जो है उसका आरंभ करना है, इस प्रकार से जो चिकित्सा है वो करनी है। संसृष्टांस्तु साधारण कर्मणा उपचर, अगर संसर्ग है तो साधारण कर्म दोनों दोषों के हिसाब से जो होगा उससे आरंभ करना है। यच्च अन्यदपि अविरुद्धं मन्येत तदपि अवचारे विभज्य गुरुलाघवं उपद्रवाणा, और दूसरी भी कोई चिकित्सा जो अविरुद्ध इस प्रकार की हो वो भी देनी है, उपद्रव का गुरु लाघव ये देखकर। तो किस उपद्रव को प्राधान्य देना है, किस उपद्रव को बाद में भी ट्रीट करेंगे ऐसा सोचेंगे, तो उसके अनुसार चिकित्सा करनी है। गुरुन उपद्रव स्तोरमाणा चिकित्सित जघन्य मितरा, तो गुरु जो उपद्रव है वो पहले त्वरमाणा चिकित्सित, तुरंत उसकी चिकित्सा करनी है, और बाकी जो है वो सौम्य है बाद में करेंगे इस प्रकार से। लहान मुलांना विरेचन देऊ नये असं आलंय, एरंडच नाही वापरता येईल का? किती महिन्याच्या बालकामध्ये देऊ शकतो? 2-3 महीने के बालक को भी देते हैं, और वो कम डोज होता है, 2-3 बूंद इतना ही रहता है। और अगर 9-10 बरस महीने या 1 बरस का बालक है तो आधा चम्मच भी देते हैं इस प्रकार से। और ये विरेचन नहीं करेगा, ये केवल मल प्रवर्तन करेगा, तो विरेचन नहीं दे रहे हैं हम। सिर्फ जो कठिन मल है उसको तोड़ना है और आसानी से वो बाहर निकले, इसके लिए करना है। बाद में बस्ती भी दे सकते हैं, लेकिन ये सभी बालकों पर निर्भर होगा, खास करके जो बालक दूध पे ही रहते हैं 2 बरस तक, वो तकलीफ में आ जाते हैं। अगर 6 महीने के बाद बाकी खाना आरंभ हो जाता है तो मल परिवर्तन नियमित रूप से होता रहता है। लेकिन अगर ये दाल चावल रोटी वगैरह ऐसा नहीं खाएंगे, केवल दूध पर ही रहेंगे, तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की हो जाती है। और फिर इनके लिए ये सब करना इस प्रकार का जरूरी होगा। त्वरमाणस्तु विशेषम अनुपलभमानो गुल्मेषु अत्येके कर्मणि वातचिकित्सितं प्रणयेत। तो अगर कुछ विशेष इस प्रकार का मिल नहीं रहा है गुल्मों में, तो जिसकी तुरंत चिकित्सा करनी है, तो फिर वात की चिकित्सा करनी है। इसमें अहम मुद्दा वात नहीं, वाता तथ्य योनि नारीणाम संप्रदूषित, जैसे योनि रोग में कहा गया है, तो वात की चिकित्सा करनी है, यहाँ भी वात की चिकित्सा करनी है। स्नेह स्वेद वाताहर स्नेह पर सिद्धम च मृदु विरेचनम बस्तिश्च, तो वाताहर स्नेह स्वेद स्नेहोपसंवितम च मृदु विरेचन, और स्नेह युक्त मृदु विरेचन, और बस्तिश्च, और बस्ती भी इस प्रकार से देने हैं। तो ये वात प्रधान अवस्था है, वात प्रधान रोग है, ऐसा समझकर वात की चिकित्सा भली भांति वहां पे करनी है, ये एक अहम मुद्दा है। अम्ल लवण मधुनांश रसान युक्त्या अवचार है, ये तीनों वात शमन करने वाले हैं, अम्ल लवण मधुर।
मारुते ही उपशान्ते स्वल्पेनापि प्रयत्नेन शक्यः अन्योपि दोषो नियंत्रण गुणेषु। एक बार बात को जीत लिया तो थोड़े प्रयास से भी अन्य दोष है गुल्म में उसका नियंत्रण करना पॉसिबल इस प्रकार का है। मनुका टाकून केलेले पालक सूप लहान बालकात चांगले उपयोगी ठरतो। ठीक है, अच्छी बात है। तो पालक ये क्या वनस्पति है? ये एक अजीब चीज है। गुरवी सरा तो पालक क्या ये अन्न स्वरूप विज्ञानी में आया है और पालक की शब्द से ये पालक है ऐसा मानते हैं अभी। तो ये गुरु और सर इस प्रकार की है और कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में वैसे भी मदद करती है। तो ये उस हिसाब से देख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य आता है कि गुल्म में वातदोष का प्राधान्य है, वही नेता है और उसको जीतने के बाद बाकी दोषों को भी जीता जा सकता है। भवन्ति चात्र गुल्मिनाम अनिल शांति रूपायै ही सर्वस्व विधिवत आचरयितव्या। तो वात की शांति विधिवत आचर्य सर्वशः सभी उपाय ही। तो जो भी उपाय वात शांति के हैं उन सभी का प्रयोग करके वात शांति करनी चाहिए। मारुते है अवर्जिते अन्यम उदीर्णम दोषम अल्पम अपि कर्म नियम्या। तो वात एक बार हमने जीत लिया तो अनुदीर्ण अन्यम उदीर्णम दोषम अल्पम अल्पम अपि कर्म। तो जो थोड़ा उदीरित दूसरा दोष है उसको अल्प कर्म से भी जीता जा सकता है, वो आसानी से उसको जीत सकते हैं। तो वही जो गद्य में कहा है वही फिर से पद्य में इस प्रकार का उन्होंने बताया। तत्र श्लोका संख्या निमित्तम रूपाणि पूर्व रूपम अथापि च तिष्ठन् निदाने गुल्मानाम एकदेशश्च कर्मणाम्। तो संख्या कितनी है, कारण क्या है, रूप क्या है, पूर्व रूप क्या है और गुल्म के निदान में एकदेशश्च कर्मणाम्, कर्म का एक देश इसमें हमने बताया इस प्रकार से। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते निदान स्थाने गुल्म निदानम नाम तृतीयोध्याय। तो इस प्रकार से गुल्म निदान ये तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। चतुर्थोध्याय अर्थात प्रमेय निदान व्याख्या स्मः भगवान आत्रेय। चौथा प्रमेय निदान ये है। तो जैसे कि भगवान आत्रेय ने कहा त्रिदोष कोपनिमित्ता विंशति प्रमेहा भवन्ति विकारश्चापरे अभिसंख्येयाः। तो त्रिदोष कोप के जरिए उस कारण से 20 प्रकार के प्रमेय होते हैं और दूसरे भी अपरिसंख्य इस प्रकार के विकार त्रिदोष कोप निमित्त होते हैं। तत्र यथा त्रिदोष प्रकोपः प्रभिमान् प्रमेहान् अभिनिर्वर्तते तथा व्याख्यास्यामः। तो जिस तरीके से त्रिदोष प्रकोप प्रमेय को निर्माण करता है वो बताते हैं। तो इसका मतलब ये रहा कि जो भी इस प्रकार से त्रिदोष प्रकोप से होने वाले निदान है, रोग है, उन सभी में प्रमेह निदान के बारे में जो विचार विमर्श हुआ है वो सामने रखना है। और यहाँ पे अगला जो सूत्र है भावाभाव विशेषा इस प्रकार से वो काफी महत्वपूर्ण सूत्र है और शायद कल का पूरा लेक्चर उसी में चला जाएगा उस सूत्र के विवरण में। तो रोग का निर्माण होना ये एक अहम मुद्दा है और वो बहुत सारे भावों पर निर्भर इस प्रकार का है और सभी भावों को भली भांति समझ नहीं पाएंगे तो कृष्ण ने ज्ञानावयवेन ज्ञानं संपद्यते नहीं ज्ञानावयवेन कृष्ण ने ज्ञानं संपद्यते। जितनी भी चीजें हमें जाननी चाहिए वो सब अगर हम नहीं जान रहे हैं तो कृष्ण ने जो है वो मालूम नहीं पड़ता।
तो त्रिदोष एक बात इसमें सही है कि प्रमेय जो है वो त्रिदोष प्रभव इस प्रकार का है, और उसी प्रकार अपरिसंख्येय अन्य विकार भी है जो त्रिदोष प्रभव होते हैं। तो जिस तरीके से त्रिदोष प्रकोप प्रमेय को निर्माण करता है उस प्रकार से बता देते हैं, तो बाकी रोगों में भी आपको हितवर्त तंत्र युक्ति के अनुसार उसके बारे में विचार कर सकेंगे कि इसमें ये त्रिदोष प्रकोप पूर्वक रोग की निर्मिति कैसी इस प्रकार की हुई है। यह खलु दिनान दोष दोष विशेषेभ्य विकार विकार विघात भावा भाव प्रतिविशेषा भवन्ति। इसमें निदान दोष और दोष इनके विशेषों से विकार विघात, विकार का विघात होना, भाव अभाव, इस प्रकार के जो प्रतिविशेष है ये होते रहते हैं। तो विकार विघात, विकार निर्माण होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, इसका विघात हो गया। भाव विभाग विकार का और अभाव विकार का होना या विकार का नहीं होना, इस प्रकार से। और इनके बारे में जो सभी विशेष है वो निदान दोष और दोष इन पर निर्भर इस प्रकार के है। तो निदान यहाँ पे कारण इस प्रकार का है, और यद्यपि दोष और दोष भी अभ्यंतर कारण है, अभ्यंतर हेतु है, तो भी उनको अलग से लिया गया है। और निदान जो रहेगा वो बाह्य निदान, जो भी आहार विहार वगैरह इस प्रकार के कारण है वो सभी निदान में समाविष्ट होंगे। और उसमें काफी वेरिएबल्स हैं, तो उन सभी वेरिएबल्स को सोचना है कि किस प्रकार से ये वेरिएबल्स इसमें इफेक्ट कर रहे हैं। और फिर दोष और दोषों के भी वेरिएबल्स काफी इस प्रकार के हैं। तो इनके विशेष से विकार विघात भावा भाव, विकाराणाम विघातस्य उत्पत्ति प्रतिबंधस्य भावः विघात भाव। तो विकार उत्पत्ति का प्रतिबंध करने वाला इस प्रकार का भाव, विकाराणाम विघातस्य अभावः विकार जननम इति विकार विघात भावा भाव। और विकार के विघात का अभाव विकार जननम, तो विघात का अभाव होना यानी कि विकार निर्माण होना। तयोः प्रतिविशेषाः विकार विघात भावा भाव प्रतिविशेषाः। तो उन सभी के बारे में जो खास बातें इस प्रकार की है। तत्र विकाराणां विघात भावस्य प्रतिविशेषाः विकाराजननं तथा शिरेण जननम अणु विकार जननम वा वगैरह वगैरह। तो आगे का जो सूत्र है, यदा ही एते त्रयो नानादि विशेषाः परस्परं नानुबध्नन्ति अथवा काल प्रकर्षात् अपदीयांसः अथवा अनुबध्नन्ति न तदा विकाराभिनिर्वृत्ति। तो ये जो दो तीन निदानादि विशेष है वो अगर परस्पर नानुबध्नन्ति, एक दूसरे से उनका सहयोग इस प्रकार का नहीं है, अथवा काल प्रकर्षात् अबलीयांसः अथवा अनुबध्नन्ति, या अथवा विरुक्त हुआ है यहाँ पे। ये पाठभेद क्या है देखते हैं। नानुबन्धन्ति तथा विकाराभिनिवृत्तिर्भवति अथ अप्रकर्षात् अबलीयांसः अनुबध्नन्ति न तदा अवश्यं विकाराभिनिवृत्तिर्भवति। क्षीराद् वा अपि अभिनिर्वर्तन्ते विकाराः तनवो भवन्ति सर्वलिंगा वा इति योगीन्द्रनाथ संबद्धः पाठः। तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि अथवा दूसरे स्थिति में विरुक्त होना गलत है इस प्रकार से। नानुबध्नन्ति तथा न तथा विकाराभिनिवृत्तिर्भवति, ये अगर अनुकूल नहीं है, एक दूसरे को सहयोग नहीं देने वाले हैं, तो विकार निर्माण नहीं होता है। अथवा अप्रकर्षात्
अबलियां सह अनुबंधन्ति। अप्रकर्ष होने के कारण अबलीय इस प्रकार के है, अबल है, और उस प्रकार का उनका अनुबंध है। न तदा अवश्यम विकारा विनिवृत्ति करो, उस समय में निश्चित रूप से विकार निर्माण होता ही है, ऐसा नहीं है। चिराद व आपने अभिनिर्वर्तन से विकारा दीर्घकाल के बाद विकार निर्माण होते हैं और लघु इस प्रकार के होते हैं। अयथोक्त सर्वलिंगावा, क्यों सभी लिंग उसमें नहीं होते हैं इस प्रकार से। तो काल प्रकर्ष से अवलीय इस प्रकार के अगर होते हैं, न तदा विकारा भी निर्वृत्ति, तो उसमें विकार निर्माण नहीं होता। चिराद वापी अग्निर्वर्तन है, या दीर्घ काल के बाद रोगों का निर्माण होता है। तनवा भवंत अयथोक्त सर्वलिंगा, हल्के रहते हैं, ज्यादा गंभीर नहीं रहते, नहीं तो सभी लक्षण उसमें नहीं होते हैं। विपर्य विपरीता, हाँ, और इसके विपरीत विपर्य अगर हो तो विपरीत स्थिति विकारों की रहती है। इति सर्व विकार विघात भावाभाव विशेषान विशेषाभिनिवृत्ति हेतु भवति उक्तः। तो इस प्रकार से सर्व विकार के विघात भाव और अभाव, विघात अभाव इस प्रकार के प्रति विशेष जो है वो सभी उसका हेतु बताएगा। एक बहुत अहम मुद्दा इस प्रकार का है, कार्यकारण भाव ये किसी भी शास्त्र का आधार इस प्रकार का होता है। और अभी ज्यादा प्रचलन जो है वो 1-to-1 रिलेशनशिप, ये ज्यादा प्रचलन है। एक कारण वस्तु उत्पन्न होने वाला एक कार्य, जैसे अभी कोविड-19 में कोरोना वायरस ये एक कारण, और उसके जरिए उत्पन्न होने वाला लक्षण समुच्चय कोविड-19 सिंड्रोम इस प्रकार से जो होगा वो अभी उसका कार्य इस प्रकार से। लेकिन सभी में कोविड क्यों नहीं होता, या पॉजिटिव आते हैं फिर भी लक्षण नहीं होते हैं वगैरह वगैरह। तो विकार विघात भावाभाव प्रति विशेष जो है वो निदान दोष और दूष्य इनके ऊपर निर्भर इस प्रकार। तो कोई भी रोग हो उसके बारे में, इन भावों के बारे में जितनी गहराई में हम सोच सकेंगे, जान सकेंगे, उसके आधार पर विकार निर्माण होने वाला है नहीं होने वाला है, तनु इस प्रकार का है, माइल्ड सिम्टम्स जैसे बताए जाते हैं अभी, और जिनमें लक्षण है ही नहीं उनमें विकार निर्माण हुआ है, ये मानेंगे नहीं मानेंगे, ये हमारे दृष्टि से एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। अभी बहुत सारे मरीजों में शुगर हाई रहती है, डायबिटीज का एक भी लक्षण नहीं दिखता है। अब हमारे हिसाब में उनको प्रमेह है या डायबिटीज है ये सोचने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा हम कह सकते हैं कि डायबिटीज है जो एलोपैथी की एंटिटी है। प्रमेह का अगर लक्षण हो तो प्रमेह बताएंगे, प्रमेह का लक्षण नहीं है तो प्रमेह कैसे कहें उसको इस प्रकार से। उसी प्रकार से जो 80-81% पेशेंट्स में लक्षण ही नहीं है अभी की कोविड-19 में इस प्रकार से, तो उनको कोविड-19 पॉजिटिव कहेंगे नहीं कहेंगे, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन अभी
एलोपैथी फार्मेसी ड्रिवन है और उनके लिए ये कोविड-19 पॉजिटिव है ये बताना काफी फायदे का इस प्रकार का है। ये एक साइकोलॉजिकल टेंशन बन जाता है, उसके जरिए कुछ लोग अगर जाने की संभावना नहीं है आगे तो भी माइल्ड सिम्टम्स या सीवियर सिम्टम्स से चले जाते हैं। और फिर वैक्सीनेशन के बारे में जिक्र कर सकते हैं कि नहीं नहीं वैक्सीनेशन लेना है, वही तरीका है वगैरह। तो वैक्सीन के सेल के लिए ये एक अच्छा मुद्दा मिल जाता है कि नहीं हमें अगर इससे बचना है तो वैक्सीन लेना जरूरी इस प्रकार का। तनुवा अयथोक्त सर्वलिंगावा, तनु होते हैं अयथोक्त सर्वलिंग इस प्रकार के होते हैं। तो इन सभी के बारे में हमें किस प्रकार से सोचना है ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और अभी एलोपैथी का जो तरीका है कि occurrence of high sugar level in blood is diabetes, लक्षण का संबंध नहीं है। प्रेजेंस ऑफ HIV वायरस in human being is HIV positive or something like that, या हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव वगैरह वगैरह। और उसी प्रकार से कोविड-19 का वायरस मिलता है शरीर में तो कोविड-19 पॉजिटिव है इस प्रकार से। तो ये जो उनका तरीका है बताने का, उससे फार्मेसी को काफी उत्तेजन मिलता है। क्या आपको डायबिटीज का एक भी सिम्टम नहीं है फिर भी डायबिटीज की दवा शुरू हो जाती है, हाइपरटेंशन का एक भी सिम्टम नहीं है तो भी हाइपरटेंशन की दवा शुरू हो जाती है, और पूरे जन्म में दवा लेती रहनी है ऐसा कहना है। और लोग भी देते रहते हैं ये ठीक होने वाला नहीं है तो इसके लिए दवा लेके ये कंट्रोल में रखना, ऐसा ही करना है इस वजह से। तो डायरेक्टली याप्य कैटेगरी में डाल देते हैं उसमें, और आहार का संबंध नहीं है, केवल औषधों से उसको याप्य रखना है। ये अभी एलोपैथी का प्रयास है। तो इनसे अगर बचना है हमें तो निदान दोष दूष्य, ये तीन जो भाव बताइए उनके बारे में थोड़ा गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा। निदान की दृष्टि से सभी बातें समझने की कोशिश करना, और दोष दूष्यों को कैसे समझेंगे ये भी बातें अहम इस प्रकार की रहेगी। और किसमें विकार, कौन से विकार होने की संभावना है, कितनी मात्रा में होंगे या कितने बड़े पैमाने पर होंगे, गंभीर होंगे, इस सभी के बारे में सोचना इस प्रकार का है। तो ठीक है, कल इसके बारे में बहस आगे लेकर चलते हैं, आज यहीं पे रुकते हैं। फक्त भावाचं एवढंच सांगा की रक्तवर्म म्हणजे त्यांना नेमकं ओव्हरीचा शिस्त म्हणायचंय का काय? गर्भाशयात गर्भाशयाचं म्हणजे नेमकं काय होतं? थायरॉइड नाही म्हणता. थायरॉइड अशा प्रकारचं शिस्त असतात कुठे पाहिजे? सिस्ट नाही आहे ग, आत रक्ताचाच गोळा बनतो. पण असं आपल्याला कुठे पाहिलं नाही. आता नाही मिळत आहे बघायला, तरी म्हणतायत ते आदिवासी किंवा यांच्यामध्ये मिळू शकतं. काय मोलर म्हणून जे काय आहे ना, मोलर प्रेग्नन्सी. मोलर प्रेग्नन्सी अजून वेगळी. मला माहिती नाही त्यातलं ते, त्याच्यामुळे मी त्याच्यावरती काही भाषण नाही केलं. तू प्रतिभा भावेशी बोल एकदा. ही प्रतिभा भावे नाही का स्टुडंट आहे, नंबर आहे आपल्याकडे, तुझ्याशी एकदा बोल. माहितीये मला. हा नॉर्मल पण होते. द्राक्षगर्भ म्हणजे फक्त हे मालूम नहीं मुझे द्राक्षागर्भ यानी कि ये है या नहीं है. हे म्हणजे काय असं कळतच नाहीये ना. मग पेशंट भेटतच नाहीत आता हल्ली, असं जर आहे. शहरात प्रॅक्टिस करतोय आपण, आदिवासी किंवा खेड्यांमध्ये प्रॅक्टिस सोनोग्राफी होते आणि लगेचच कळतं ना सेकंड मंथ मध्ये गर्भ नाहीये म्हणून. नाही म्हणलं की एमटीपीच करतात. म्हणजे त्यांना हे म्हणायचंय का गर्भ नाहीच आहे ग, गुल्मच तयार. गुल्म धरायचा का? हो. बरं. अभी मालूम नहीं है कि इस प्रकार से ब्रेस्ट फीडिंग मुळे
मुलांमध्ये अल्टरनेट डे मोशन इज इट नॉर्मल किंवा काही सूतिका परिचर्याचा विचार करायला हवा पाहिजे. सूतिका परिचर्या का विचार करना चाहिए और स्तन्य दृष्टि देखनी चाहिए अगर है तो माता प्रधान में तो बालक को चिकित्सा देनी है इस प्रकार. तो द्राक्षागर्भ वगैरह के बारे में आपस में बात करो वो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा. आयुर्वेद प्रकांड निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्. वैद्यवर्गो हि नूनम्. त्याला आपल्या वेळेला चिकित्सा काय ओम शांति शांति शांति. विरम्यते व्याख्या में आता स्वाहा. बघूया आदित्यला सांगूया. माझ्याकडे ओंकारचा नंबर पण नाही. ओंकार गावाला गेलाय. हो का.